मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। अक्सर कहा जाता है कि अमित शाह डराते बहुत हैं, पार्टी के भीतर लोगों को, दूसरी पार्टी के लोगों को, और एक छवि उनकी है कि अमित शाह से सब डरते रहते हैं। कई बार लगता है कि ये ठीक भी है, डरते तो हैं लोग। कई बार ये लगता है कि क्या राजनीति में कोई ऐसा नेता होना चाहिए जिससे लोग डरें, और उसको लेकर कई बार ये भी कहा जाता है कि भाई इस तरह की डर वाली राजनीति तो बड़ी खराब है। अब ये डर वाली राजनीति खराब है या अच्छी है, इसके कई पहलू हो सकते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कोई अमित शाह के डर से राजनीति करना छोड़ दे रहा है या राजनीति नहीं कर रहा है, लेकिन अमित शाह को लेकर एक राजनीतिक जो क्षेत्र है, राजनीतिक चर्चा वाले लोग हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि अमित शाह तो जो चाहें वो करते हैं और उनसे बहुत से लोग डरते हैं, हर तरह से वो डराने का तरीका जानते हैं। लेकिन राजनीति को छोड़ दीजिए, एक दूसरे पहलू के लिहाज से देखें तो अमित शाह का डर जनता के लिए बहुत अच्छा है। अब मेरी बात आपको सुनते हुए लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूं कि अमित शाह का डर जनता के लिए अच्छा है, तो आप कहेंगे अरे बड़ा विचित्र व्यक्ति है, ये क्या कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। जनता का, अमित शाह का डर जनता के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? देखिए, इसको समझिए जरा। अमित शाह जनता को नहीं डरा रहे हैं, अमित शाह उनको डरा रहे हैं जिसकी वजह से जनता डरती रहती है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है। जब 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और कमाल की बात यह है कि तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। केंद्र में तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी एक जबरदस्त नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल में अमित शाह आ गए, पहले राजनाथ सिंह थे, और अमित शाह आए तो उन्होंने एक एजेंडा अपने हाथ में ले लिया। क्या एजेंडा था वो एजेंडा था कि देश में जो रेड कॉरिडोर कहा जाता है, लाल गलियारा कहा जाता है, जो वामपंथी आतंकवादियों का देश के लोगों के जन जीवन पर जो हमला है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। और यह काम उन्होंने करके दिखाना शुरू किया गजब तरीके से। अब उन्होंने एक तारीख तय कर दी, 31 मार्च 2026। अब अपने आप में सुनने में बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन जिस तरह से लगातार जो वामपंथी आतंकवादी हैं, नक्सली आतंकवादी हैं, जिस तरह से उनको निपटाया जा रहा है, और अमित शाह एक बात बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि अगर आप हथियार छोड़ के मुख्य धारा में आए तो हमारे भाई हैं आप। आपने हथियार उठा लिया जब आपने इफ यू आर वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द नेशन, तो आप हमारे दुश्मन हैं। बड़ा सीधा सा, क्लियर कट सा फॉर्मूला है, और यह फॉर्मूला काम करता दिख रहा है। बड़े बड़े आतंकवादी, जो ये वामपंथी आतंकवादी थे, ललके आतंकवादी थे, ये सब निपटाए गए। पहाड़ियां जो उनका ठिकाना हुआ करती थी, अड्डे हुआ करते थे, वो खत्म किए जा रहे हैं। और ये जो पूरा, जिसको रेड कॉरिडोर कहते थे, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उससे अब उनकी लगभग समाप्ति हो रही। अब 31 मार्च 2026 की तारीख जो अमित शाह ने दी है, वो ठीक है या नहीं है, वो दिखने लगी कि हाँ भाई बहुत हद तक ठीक है। और जो मैं कह रहा हूं कि अमित शाह का डर आम जनता के लिए अच्छा है, तो आम जनता के लिए वो डर नहीं है, डर वो है नक्सली आतंकवादियों के लिए, इसलिए आम जनता के लिए अच्छा है। ये बीच में मैंने अब जाके जोड़ा। अब अभी कल का आप सुनिए, 23 बड़े इनामी नक्सली आतंकवादी, वामपंथी माओवादी जो आतंकवादी थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया 23 लोगों ने। सुकमा के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, यानी एसपी ऑफिस में पहुंचे, कहे हुजूर माई बाप गलती हो गई, क्योंकि उनको पता है कि अमित शाह ने कह दिया एक बंदूक उठाओगे तो फिर गोली चलेगी। इन जो 23 लोगों का अगर इनामी राशि जोड़े तो 1,18,00,000 पड़ती है। छोटी मोटी इनामी राशि नहीं। कौन कौन है? 8 लाख रुपए जिनके ऊपर इनाम था, उसमें लोकेश उर्फ पोडियाल भीमा, ये डीवीसीएम स्तर का नक्सली है। 2012 में कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के अपहरण में शामिल था। रमेश उर्फ कलमू केसा, ये पीपीसीएम रैंक का माओवादी है। कवासी मासा, ये भी उसी लेवल का है। प्रवीण उर्फ संजीव मड़कम हुंगा, नुप्पो गंगी, पुणे में देवे, परस्की पांडे, माडवी जोगा, नुप्पो लच्छू उर्फ लक्ष्मण, पोडियाम सुखराम, दूधी भीमा।
इन सब के ऊपर 8-8 लाख का इनाम था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 88 लाख तो यही हो गया। 5 लाख के 4 इनामी कौन कौन? मुचाकी रनौती उर्फ हिडमे, कलमू दूला, दूधी मंगली, सिद्धार्थ उर्फ मांडवी इंदा। इनके ऊपर 5-5 लाख का था। और एक 3 लाख का इनामी था, वो भी आ गया, हिमला रामा। अच्छा, जैसा इनके ऊपर इनाम है ना, वैसे ही माओवादी आतंकवादी संगठन में इनकी रैंक है, कमांडर, एरिया कमांडर अलग अलग है इनका। अब 1-1 लाख के भी कई इनामी उन्होंने आत्मसमर्पण किया। सोडी हिडमे, कवासी जोगा, रूपा उर्फ भीमे, गगन उर्फ करटम दुड़वा, कवासी हुंगी, कारम भीमा, मड़कम नंदे। तो ये जो सारे जो नक्सली हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया। अब ये भी आप समझिए, 23 इन्होंने अभी आत्मसमर्पण किया सुकमा में, और उससे पहले नारायणपुर में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अमित शाह का डर काम कर रहा है। और मैं कई बार कह चुका हूं, ये जो नक्सली माओवादी आतंकवादी हैं, विद्यालय उड़ा देते हैं, मंदिर उड़ा देते हैं, सड़क खोद देते हैं, बम बिछा देते हैं, हाथ पांव लोगों के उड़ जाते हैं, अस्पताल नहीं रह जाता है, मतलब कुछ भी ये रहने नहीं देते। ये चाहते हैं सिर्फ वसूली का इनका धंधा चलता रहे, बाहर से हथियार मंगाकर ये लोगों को दहशत में रखें, पुलिस से लेकर आदिवासी तक सबको ये मारते रहें, और उस डर में इनका काम धंधा चलता रहे। उसको ये कहें कि नहीं नहीं, हम तो वामपंथी क्रांति कर रहे हैं, तो अब क्रांति नहीं होने दी जा रही। सुरक्षा बल बहुत एकदम स्ट्रांग फुट पर है, उसमें कई बार उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड हैं, उसमें जो पहले नक्सली थे जिन्होंने छोड़ दिया, वो लोग शामिल हैं। स्थानीय लोग अब इन आतंकवादियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। सुकमा के पुलिस अधीक्षक हैं किरण चौहान, और सीआरपीएफ के डीआईजी आनंद सिंह, ये दोनों थे जब ये सारे के सारे आत्मसमर्पण किए। सीआरपीएफ की दूसरी, 223वीं, 227वीं और 165वीं बटालियन इस अभियान में शामिल थी। कोबरा की 204वीं और 208वीं बटालियन। आईजी बस्तर जो हैं, उनका नाम तो हर कोई जानता है, सुंदरराज पट्टलिंगम, वो कह रहे हैं कि बस्तर में शांति और पुनर्वास की दिशा में ये बड़ा संकेत है, और अब ये लौट रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। सरकार बार बार कह रही है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमको आपको कोई मारना वारना नहीं है, लेकिन अगर आप ये सब काम करेंगे तब तो ये होगा ही होगा। तो बहुत स्पष्टता है सरकार की तरफ से। और अमित शाह बार बार जाते हैं तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि ये सब हमारे भाई बहन हैं, भटक गए हैं, लौट सकते हैं, रास्ता इनके लिए खुला हुआ है। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर वो बंदूक उठाए हुए हैं, अगर वो बम बांध रहे हैं, अगर वो आईईडी से लोगों को उड़ा रहे हैं, तब तो फिर नहीं बचेंगे। और मुझे लगता है यही नीति किसी भी सरकार की होनी भी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर से याद दिला रहा हूं कि यूपीए की सरकार में संकट यही था कि अलग अलग नेता अलग अलग तरह से सोचते थे। गृह मंत्री जो सोचता था उसके ऊपर पार्टी के नेता सोच लेते थे, और उसी के आधार पर वो एक्शन भी करा देते थे। मानवता ऐसा नहीं है कि इस सरकार में नहीं। भाई अगर कश्मीर शांत हो गया तो आप लाख कहिए, लेकिन अमित शाह ने कितने कश्मीरियों की जान बचा ली, कितने नौजवानों के हाथ में पत्थर और चेहरे पर पेलेट गन की जो गोलियां लोहे के छर्रे होते थे वो पड़ने से बचा लिया, कितने परिवारों को आतंकवादी होने से रोक लिया, कितने परिवारों के लिए जीवन भर का जख्म न हो इसकी एक व्यवस्था कर दी। ये जरा सोचिए ना। तो आप भले कुछ भी कहें, लेकिन सच तो यही है, सच तो यही है कि अमित शाह का जो डर है कश्मीर से लेकर, और जो कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ के जो ये इलाके हैं वहां तक ये काम कर रहा है, पूर्वोत्तर में काम कर रहा है, और हमारे देश की स्थिति अच्छी हो रही है। लेकिन जो लोग इसमें शामिल थे वो अब इसमें अगर लौटेंगे, पुनर्वास योजना का हिस्सा बनेंगे, तो सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे, उनके लिए भी जीवन होगा। और ये जो चक्कर में पड़े हुए थे इन माओवादी आतंकवादियों के, उससे वो बाहर निकल पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमित शाह का डर
आम जनता के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो आम जनता को जो लोग डरा रहे थे वो डर जनता के लिए नहीं है, वो अमित शाह का डर उनके लिए है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।